नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम कंपनी के प्रकारों की चर्चा कर रहे थे और हमने अब तक कंपनी के प्रकारों में सेक्शन हेड कंपनी और उसके बाद से स्मॉल कंपनी और फॉरेन कंपनी की चर्चा कर ली थी। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एकल व्यक्ति कंपनी यानी वन पर्सन कंपनी, जिसको हम ओपीसी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकल व्यक्ति कंपनी क्या होती है, इससे क्या तात्पर्य है, यानी इसकी परिभाषा क्या है। एकल व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है, पहला, जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या एक और अधिकतम संख्या भी एक ही होती है। दूसरा, इसमें न्यूनतम एक निदेशक यानी डायरेक्टर, जिसको हम संचालक भी कहते हैं, और अधिकतम 15 निदेशक होते हैं। तीसरा, यह एक निजी कंपनी होती है जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में ओपीसी लिखा होता है। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एकल व्यक्ति कंपनी भी एक तरह से प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ही होता है जो क्या होता है, उसका मेंबर होता है और सदस्य होता है, इसलिए उसको वन पर्सन कंपनी के नाम से जानते हैं। चौथा, एकल व्यक्ति कंपनी में एक ही अंशधारी होता है। इस कंपनी का मालिक ही अंशधारी के रूप में काम करता है, यानी इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होता है वो भी एक ही होता है और इसका मालिक ही अंशधारी के रूप में काम करता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों ने कंपनी के एकल व्यक्ति कंपनी के तात्पर्य को और इसके अर्थ को समझ लिया, यानी इसकी परिभाषा को समझ लिया। सबसे पहले बात यह अराइज होती है कि एकल व्यक्ति कंपनी का निर्माण क्यों किया गया और एक्ट में क्यों लाया गया। कंपनी अधिनियम 1956 में एकल व्यक्ति कंपनी का कोई भी प्रावधान नहीं था। इससे जो भी लोग सिंगल यानी एकल रूप में व्यवसाय करते थे, वो क्या करते थे, प्रोप्राइटर के तौर पे अपने व्यवसाय को चलाते थे, उनको कई चीज़ों की दिक्कत होती थी। यानी उनको अगर लोन लेना है या फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लीगली दिखाना है तो उनको दिक्कत होती थी, लोन नहीं मिल पाते थे, उसके बाद से उनको कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिल पाता था, यानी बहुत सारी असुविधाएं थी। तो उन असुविधाओं को दूर करने के लिए, और एक बात और है कि जो लोग क्या करते थे, सिंगल व्यवसाय करते थे, वो अपने टैक्स को भी छुपा लेते थे। तो इन सभी बातों को कंसीडर करते हुए भारत सरकार के द्वारा जब 2013 में नई कंपनीज एक्ट आई तो उस समय एकल व्यक्ति कंपनी को इस धारा में जोड़ा गया और एकल व्यक्ति कंपनी का नाम दिया गया इस कंपनी को। अब देखते हैं कि एकल व्यक्ति कंपनी के तत्व या विशेषता क्या है। पहला, एक नामांकित व्यक्तियों की आवश्यकता। दूसरा, अधिकृत पूंजी 1 लाख होती है, यानी इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। तीसरा, पार्षद सीमा नियम की आवश्यकता, यानी कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होता है, जिसको हम संविधान भी कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। अब पार्षद सीमा नियम क्या होता है, आप लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक, आप जाकर के देख सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है। चौथा, पार्षद अंतर नियम की आवश्यकता। पार्षद अंतर नियम भी पार्षद सीमा नियम की तरह होता है, लेकिन जो पार्षद अंतर नियम होता है वो पार्षद सीमा नियम का सहायक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको भी बनाना कंपनी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जो कंपनी के इंटरनल चीज़ों को देखता है, इंटरनल मैनेजमेंट को देखता है, किस तरीके से शेयर इशू होंगे या किस तरीके से कंपनी के मेंबर्स होंगे, उन चीज़ों को। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। पाँचवां, एकल व्यक्ति कंपनी को आवश्यकता अनुसार 2 साल बाद निजी कंपनी में बदला जा सकता है। यानी अगर लगता है एकल व्यक्ति कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि एकल व्यक्ति कंपनी की अब जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है और उसकी सीमा जो है, यानी उसका जो दायरा है वो बढ़ चुका है, तो उस कंपनी को 2 साल, कम से कम 2 साल वेट करना पड़ेगा अपने इनकॉर्पोरेशन यानी अपने निर्माण से। 2 साल बाद उस कंपनी को हम क्या कर सकते हैं, पूर्णतः निजी कंपनी में बदल सकते हैं। उससे पहले यानी 2 साल से पहले यदि प्रदत्त पूंजी 50 लाख हो जाए तब भी एकल व्यक्ति कंपनी को निजी कंपनी में बदला जा सकता है।
यानी अगर 2 साल से पहले भी अगर कंपनी की जो प्रदत्त पूंजी है अगर 50 लाख हो जाए तब भी हम एकल व्यक्ति कंपनी को क्या कर सकते हैं, निजी कंपनी में बदल सकते हैं। छठवां, कर्ज लेने में आसानी। चूँकि कंपनी क्या होती है उसको टैक्स पे करना होता है, सारे भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं कंपनीज एक्ट के वो फॉलो करने पड़ते हैं, सारी लीगल प्रोसीजर को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो उस समय किसी भी तरीके से फ्रॉड की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो जो कंपनियां होती हैं उनको भी लोन देने में किसी तरीके से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए इन कंपनियों को लोन मिल जाता है। और यही अगर कोई प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है उसको लोन लेने में दिक्कत होती है। एकल व्यक्ति कंपनी खोलने के लाभ कौन कौन से हैं? पहला, सीमित दायित्व। यानी दायित्व क्या होता है, सीमित होता है कि अगर किसी भी तरीके से कंपनी किसी भी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाती है तो कंपनी का जो मेंबर है उसकी प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है तो क्या होता है, उसमें जो प्रोप्राइटर होता है उसके दुकान पे कोई दिक्कत आती है, उसके बिजनेस में कोई दिक्कत आती है तो उसे अपने घर की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है उसको मीटअप करने के लिए। दूसरा, न्यूनतम कानूनी अनुपालन। इसमें जो कानूनी अनुपालन है वो न्यूनतम होता है, किसके अपेक्षा में, जो हमारी पब्लिक कंपनी है और जो हमारे निजी कंपनियां हैं उनकी अपेक्षा में। तीसरा, निजी कंपनी में बदला जा सकता है। यानी अगर कंपनी का दायरा बढ़ जाता है तो हम इस कंपनी को निजी कंपनी में बदल सकते हैं। चौथा, न्यूनतम पूंजी 1 लाख के साथ शुरुआत। यानी इस कंपनी की शुरुआत में कम से कम आपको 1 लाख की पूंजी रखनी होगी। पांचवा, एक हाथ में सभी नियंत्रण। इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो कंपनी का मेंबर होता है, जो मैंने आपको बताया कि इस कंपनी में अधिकतम 1 मेंबर और न्यूनतम भी 1 ही मेंबर होता है, तो उसके पास ये पूरा अधिकार होता है कि कंपनी को किस तरीके से वो लेके जाएगा। उसके पास सारी तरह के नियंत्रण विधियां होती हैं, उसको अपनाता है और कंपनी को ग्रोथ में लेके आता है, कंपनी का ग्रोथ करता है। अब देखते हैं कि एकल व्यक्ति कंपनी की हानियां कौन कौन सी हैं। यानी एकल व्यक्ति कंपनी है तो उन्हें कौन कौन सी हानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर कौन कौन से नुकसान होते हैं। पहला, केवल एक अंशधारी। यानी कंपनी के पास केवल एक अंशधारी होते हैं तो पूंजी भी क्या होती है, छोटी होती है। दूसरा, शाश्वत अस्तित्व नहीं होना। कंपनी क्या होता है, शाश्वत अस्तित्व नहीं होता है। यानी अगर एक डायरेक्टर्स है, यानी अगर एक मेंबर है, उसके मर जाने पर क्या होता है, कंपनी डूब जाती है। तीसरा, कंपनी स्टॉक विकल्प योजना नहीं। जो ईसॉप दिया जाता है उसकी सुविधा नहीं होती है। अब ईसॉप क्या होता है, यानी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना क्या होता है, इसको आप आगे चल के पढ़ेंगे और इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप विस्तार से समझ सकेंगे उसको। चौथा, एक व्यक्ति के हाथ नियंत्रण। इसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है और उसी के हाथ में सारे नियंत्रण होते हैं, तो वो व्यक्ति जिस तरीके से कंपनी को लेके जाना चाहेगा लेके जा सकता है, कंपनी को किसी भी तरीके से हैंडल कर सकता है। अगर उसने किसी भी तरीके से गलत निर्णय लिया तो कंपनी पूरी तरह से डूब सकती है और जो भी कर्मचारी इसके साथ होंगे उनको भारी नुकसान हो सकता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आगे चल के प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शेयर्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, डायरेक्टर्स, कंपनी का वाइंडिंग अप, अन्य सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।